आज ऑप्शन खत्म हो शोकेस गया। कर दिया आगे लाइन। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक ट्री बनी थी, ठीक है, एक ट्री बनी, और पोस्ट प्रूनिंग ने क्या किया है कि जिस जिन ब्रांचेस की वजह से रट्टा लग रहा था, जिन ब्रांचेस की वजह से, उसने उन ब्रांचेस को उड़ा दिया। तो आप देख सकते हो वो जो रेन वाला हिस्सा था वहां पर विंड की सिचुएशन को उसने उड़ा दिया। ठीक है, ये है आपकी पोस्ट प्रूनिंग। सर ठीक हो भला गया। बेसिस पे उड़ाया है विंड को? जरा डायग्राम में एक बार दोबारा से डिफरेंस देखें ना। जो बिफोर प्रूनिंग वाला हिस्सा है उसमें आप देख सकते हैं कि विंड कॉलम को भी देखा जा रहा था। ठीक है, आउटलुक में हमने देखा था कि रेन की सिचुएशन में हम रिजल्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, और सनी की सिचुएशन में भी हम रिजल्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो रेन की सिचुएशन, रेन के साथ आपने एक और कॉलम को देखा कि आउटलुक में जब भी रेन था तो साथ में आपने विंड कॉलम के भी मामलात देखे हैं। ठीक है, यानी रेन कॉलम के साथ, रेन वैल्यू के साथ आपने विंड कॉलम की मामलात देखे कि विंड कॉलम में जब यस था यानी विंड है तो तब क्या रिजल्ट बनेगा, और जब नो था तब क्या रिजल्ट बनेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये वैसे एग्जाम्पल है सिर्फ, लेकिन पोस्ट प्रूनिंग क्या करता है कि वो ये देखता है कि किन ब्रांचेस की वजह से रट्टा लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट प्रूनिंग में वो जो विंड वाला हिस्सा था, इस विंड वाले हिस्से की वजह से रट्टा लग रहा था, तो उसने उसको उड़ा दिया। ठीक है, तो ये पोस्ट प्रूनिंग है, और ये हम नहीं करते। अगेन ये बहुत इन डेप्थ बातें हो जाएंगी, यानी मल्टीपल क्लासेस इस एक डिसीजन ट्री पे लगानी पड़ जाएगी हमें। तो अगेन ये भी प्रॉपर एक इसकी भी लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, लेकिन वो हम बिल्कुल उसको नहीं पढ़ेंगे। ये थियोरेटिकली आप इतना समझ लें कि आप पोस्ट प्रूनिंग भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, और पोस्ट प्रूनिंग काम कैसे करता है वो आपके सामने है। ठीक हो गया। पोस्ट प्रूनिंग ट्री ग्रो करने के बाद ब्रांचेस को डिलीट करता है। प्री प्रूनिंग जो है वो ब्रांचेस को एक्सीड नहीं करने देता, जो आपने एक सर्टेन लेवल बताया होता है उसको। अब जरा आप एक सेकंड के लिए वापस आ जाएं 7.4 पे। अजका जरा 1-2 मिनट रुकें। तो ओवर फिटिंग में प्रूनिंग एक मेन वो थी। ठीक है, मेन जो तरीका था वो प्रूनिंग का था। दूसरा ये है कि हम ये जो बाकी ऑप्शंस है ना, ये सर्टेन सेटिंग्स हैं डिसीजन ट्री में जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेट मैक्सिमम डेप्थ हो गया, ठीक है, ये वही प्री प्रूनिंग की बात हो रही है। सेट मैक्सिमम डेप्थ वाली चीज, जिसको हम मैक्स डेप्थ सेटिंग का नाम है जो यूज करते हैं हम। इसी तरह आप जो थर्ड पॉइंट है सेट मिनिमम सैंपल्स पर लीफ, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एंड सो ऑन, बाकी भी। तो ज्यादा ट्रेनिंग का डाटा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास वो है नॉइज फ्री डाटा, आप ये डाटा को आप साफ कर सकते हो, नॉइज फ्री बना सकते हो, प्रूनिंग इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कुछ मजीद तरीके जो हैं आपके पास, मिनिमम सैंपल्स पर लीफ और मिनिमम सैंपल्स टू स्प्लिट, आप इन तरीकों को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये छोटे मोटे तरीके, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा कि पर लीफ और टू स्प्लिट, इसकी मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको ग्रुप में ही भेज दूंगा। ठीक है, अंडर फिटिंग में अगेन डाटा आप ज्यादा इस्तेमाल कर लो। ठीक है, आप मैक्स डेप्थ खुद पहले से डीपर डेप्थ मेंशन कर दो ताकि ट्री छोटी ना बने, थोड़ी बेहतर बड़ी सी बने। ठीक है, तो इस तरह के कुछ और ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर रेलेवेंट फीचर्स आप डाल सकते हो वगैरह। अच्छा जी, इसका आप कुछ पूछना चाह रही थी, जरा पूछ लें ताकि हम आगे बढ़े। सर हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमने प्री प्रूनिंग करनी है या पोस्ट प्रूनिंग करनी चाहिए, कौन सा ज्यादा बेटर है ऑप्शन में से, हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? ठीक है, प्री प्रूनिंग कब यूज करें और पोस्ट प्रूनिंग कब यूज करें। अच्छा, अगर आपके पास, जब आप डाटा को समझ लेंगे, जब मैंने आपको कहा था ना कि डाटा को पहले आपने खुद समझना है, और अगर डाटा की समझ आपको नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल आपको आपको खुद समझ नहीं आई, तब मैं आपको ये कहूंगा कि आप पोस्ट प्रूनिंग इस्तेमाल करें, क्योंकि आप प्री प्रूनिंग के लिए आपको डाटा की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए।
आपकी अंडरस्टैंडिंग डेटा सेट की बहुत बेहतर होनी चाहिए, तब आप डिसाइड करेंगे कि डिसीजन ट्री की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको डेटा की समझ खुद भी नहीं है कि डेटा में हो क्या रहा है, तो फिर पोस्ट प्रूनिंग बेहतर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अब पोस्ट प्रूनिंग ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड करेगा कि किन किन ब्रांचेस की वजह से रट्टा लग रहा है। तो फिर उस केस में आपको आसानी होगी, आप पोस्ट प्रूनिंग यूज करें, और पोस्ट प्रूनिंग में खुद ओवर फिटिंग के मामलों को देखा जाएगा ट्री ग्रो करने के बाद। लेकिन अगर आपकी डेटा सेट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कितना डेप्थ सही रहेगा, तो फिर आप प्री प्रूनिंग इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप। जी निर्मा। सर बस छोटा सा सवाल है, पोस्ट प्रूनिंग अगर ऑटोमेटिकली हो रही है तो उसमें तो हमने कोई नंबर वगैरह स्पेसिफाई नहीं करना होगा ना? हाँ, हमारा उसमें कोई मेजर रोल नहीं होगा, मेजर कंट्रीब्यूशन हमारी नहीं होगी उसमें। ठीक है, चले तो अब ये आई थिंक, एक सेकंड रुके, एक सेकंड, मैं 1 मिनट तो देख लूं। अच्छा, अब आगे कुछ जेनेरिक से स्टेप्स हैं। ठीक है, पेज आप जरा स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, प्री प्रूनिंग पोस्ट प्रूनिंग के बाद वाले जो स्टेप्स हैं ना, तो ये आपने खुद कवर करने हैं। एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन जो है, क्योंकि अभी हमने वो जो इंफॉर्मेशन गेन और बाकी चीज़ों की बात की है, कि वही सारे स्टेप्स लिखे हैं वो न्यूमेरिकल वाले। ठीक है, तो अब इस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, ये रेपिटेशन टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। डिसीजन ट्री को कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए, ये यहाँ पर मैंने डाल दिया है, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह ये काफी जेनेरिक टर्म्स हैं, ये कोई थ्योरेटिकल ऐसा कुछ है नहीं कि जो मुझे समझाना पड़े। आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं इसमें, डायरेक्ट अब आ जाएं न्यू एल्गोरिदम की तरफ। अब पेज नंबर 36 पे आ जाएं, रैंडम फॉरेस्ट। अच्छा, रैंडम फॉरेस्ट जो है ये बहुत आसान एल्गोरिदम है, बेइंतहा आसान एल्गोरिदम है रैंडम फॉरेस्ट। अब पता है क्यों आसान है? ये मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को इस्तेमाल करता है। हमने, आपको याद होगा वो 1 वर्सेस 1 हमने पढ़ा था कि जितने आपके पास जितनी वैल्यूज हैं रिजल्ट वाले कॉलम में, उतनी बार एल्गोरिदम लगेगा, हर एल्गोरिदम अपना रिजल्ट बताएगा, एंड देन हम मेजॉरिटी वोटिंग करेंगे। यहां पर वैसे ही काम होगा। आप ट्रेनिंग दोगे, डेटा सेट जो आपके पास डेटा है, फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल डिसीजन ट्रीज इस्तेमाल करोगे। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डिसीजन ट्रीज इस्तेमाल होते हैं, हर डिसीजन ट्री का अपना रिजल्ट होता है, और हमने बस इतना देखना होता है कि मेजॉरिटी ने क्या रिजल्ट डिसाइड किया है। बस ये आपका रैंडम फॉरेस्ट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप यूं समझें कि मैंने 10 डिसीजन ट्रीज को ट्रेन किया। चलें इससे बेहतर एग्जांपल आपको देता हूँ। आप जरा इमेजिन करें, सुप्रीम कोर्ट में वो जो आपने सुना होगा कि 5 बेंचेस का कोर्ट बेंच बैठा है, 5 जजेस का बेंच बैठा है किसी केस को सुनने के लिए। ऐसी टर्म आपने सुनी होगी, सबने सुनी भी है। यस सर। यस सर। एक बहुत मशहूर पॉलिटिशियन, उसके खैर आप लोगों को पता ही होगा, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स पे बात नहीं करूंगा फिर अब तो। और अब होता क्या है, जरा गौर से देखें। हर सुप्रीम कोर्ट का जज
जो सेम केस को सुन रहा है, सभी जो है मतलब मेन जज के तौर पर बैठे हुए हैं, कोई खास प्रायोरिटी नहीं है उसमें। आप इमेजिन कर लें सभी इक्वल लेवल के जज हैं, इक्वल सीनियरिटी के जज हैं, आप यूं समझ लें। अच्छा, सेम केस को सुन रहे हैं, लेकिन हर जज का एक्सपीरियंस या हर जज का जो प्रीवियस कैरियर, जो मतलब हिस्टोरिकली जो टाइम फ्रेम गुजरा है, लाइक बीइंग अ जज, बीइंग अ वो क्या कहते हैं लॉयर, वो हर एक का अपना तरीका था, हर एक का एक्सपीरियंस, पास्ट का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। ठीक है, हर जज का देखने का तरीका, डिसीजन का तरीका अपना है, बट सभी जज हैं। ठीक है, पांचों जजेस सभी सीनियर और सेम लेवल के हैं, सेम केस को सुनते हैं और फिर सेम केस को सुनकर अपनी जजमेंट देते हैं। हर एक इंडिपेंडेंटली अपनी जजमेंट देता है। अभी इमेजिन करें केस का रिजल्ट ये निकलता है कि 3 जजेस ने फैसला किया है कि जो केस हमने अभी सुना, अब यूं समझें कि वो कहते हैं कि जी इस बंदे को फांसी हो जानी चाहिए, और 2 जजेस कहते हैं नहीं, इस बंदे को 10 साल की कैद होनी चाहिए। तो फाइनल डिसीजन फिर क्या होता है, कोई बता सकता? सर मेजॉरिटी विन करती है। तो मेजॉरिटी ने जो फैसला किया होता है वो आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल डिसीजन माना जाता है। लेकिन आपने अभी मेन चीज पर ध्यान दिया कि जितने जज सेम केस को सुन रहे हैं, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। एक जज होगा, फॉर एग्जांपल वो क्वेटा वाली साइड से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आया है। दूसरा जज आप इमेजिन कर लें पेशावर वाली साइड से आया है। तीसरा जज कराची से आया फॉर एग्जांपल। ठीक है, एंड वाइस वर्सा बाकी भी 1-2 जज आप दाएं बाएं से कर लें। तो सभी जज अलग इलाकों के एक्सपीरियंस के साथ आए हैं। हर एक जज का देखने का तरीका अपना था। ठीक है, बट उनको टेस्टिंग डेटा, जो केस है जो कि वो पहली बार देख रहे हैं, उसको हर एक जज अपने नजरिए से, अपने तरीके से देख रहा है। डिसीजन ट्री में एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, डिसीजन ट्री में हम मल्टीपल ट्रीज को ट्रेन करते हैं। हर एक ट्री की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि हर एक ट्री को डिफरेंट डाटा दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। अगर हर एक ट्री को सेम डाटा आप देते ट्रेनिंग के लिए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हर एक ट्री का सेम रिजल्ट आएगा अनसीन डाटा पर। यानी अगर सबको आप सेम डाटा देकर सबका दिमाग प्रिपेयर करोगे तो सबका आउटकम भी फिर सेम ही आना है। तो ऐसी चीज ना हो, सब अपने अलग तरीके से डिसीजंस ले सकें, अलग नजरिए से देख सकें। जितने डिसीजन ट्रीज आप इस्तेमाल करते हो, हर एक को डिफरेंट ट्रेनिंग डाटा दिया जाता है, ताकि हर एक डिसीजन ट्री का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, देखने का तरीका डिफरेंट हो जाए। और फिर आप टेस्टिंग डाटा सेम रखते हो सबके सामने। वही बात हो, सबके सामने केस सेम रखते हो जो वो पहली बार देखते हैं। तो फिर उस केस पर हर एक डिसीजन ट्री अपने लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस से रिजल्ट बताता है, और फिर हम मेजॉरिटी वोटिंग करते हैं। जी निर्मा पूछें। सर इसका मतलब जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होगा, तो पहले जिस तरह बाकी एल्गोरिथम्स में हम एक ट्रेनिंग सेट बनाते थे, एक टेस्टिंग, तो इसमें अगर रैंडम फॉरेस्ट में तो मल्टीपल ट्रेनिंग सेट्स बनेंगे, ऐसा होगा? हाँ, लेकिन मल्टीपल इस तरह बनेगा कि आप यूं समझें, जो ट्रेनिंग डेटा है आपके पास, उसके सबसेट आप बनाएंगे। ट्रेनिंग डेटा के सबसेट मतलब ट्रेनिंग डेटा के हिस्से आप बनाएंगे, और फिर आप हर डिसीजन ट्री को पर्टिकुलर हिस्सा प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप यूं समझें कि 800 रोज का डेटा मैंने ट्रेनिंग के लिए रखा है,
और मैं 4 डिसीजन ट्री को इस्तेमाल करना चाहता हूँ।